यहाँ डिफिजन वाला पार्ट शायद कंप्लीट हो गया। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने लिख लिया। एक टेबल ड्रॉ कराना था, वो सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया। चलो जल्दी से टेबल को ड्रॉ करो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया ना। एक फ्लो चार्ट में आपने लिखा होगा, ज्यादा मुझे नहीं लिखा है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही तो लिखा है, और क्या लिखना है? नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फ्लो चार्ट यही है जो मैंने इधर लेफ्ट साइड में बनाया था। आपको लिखना है जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर एरो बना के आपने दिखाया है। ये आपके मूवमेंट है, एटीपी लिखा है, और इसके अलावा आपने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या प्रोटीन पंप्स लिखा होगा। ठीक है ना, इतना ही लिखना है। चलो नेक्स्ट, इसमें आपको अब कंपैरिजन करना है। फटाफट इसको नोट करो। इसको नोट मत कर लेना, ये चैप्टर का नाम डाल रही हूँ मैं। डिफिजन। नेक्स्ट आपको लिखना है फैसिलिटेटेड डिफिजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो इसमें जो पॉइंट्स कंपेयर करना है वो आपको इसमें लिखना है। यहाँ लिखेगा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नेक्स्ट लिखना है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। Third point, highly selective, highly selective. Fourth, uphill movement, uphill movement। इस चार्ट से अलग अलग पॉइंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको यहाँ पे टिक करिए और यहाँ नीट डाल दीजिए। और लास्ट में लिखे एटीपी यूज या एटीपी कंजप्शन। चलो डिफिजन में नॉर्मली मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफिजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ जहाँ प्रोटीन्स इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन केवल वहीं पे होगा, और वही यहाँ पे हाईली सिलेक्टिव होंगे। इसके अलावा अपहिल मोमेंट ये केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, और एटीपी कंजप्शन भी केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को जो कंपेयर करके एक साथ आप टेबल में लिख रहे हैं। जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अरे यार सुन लो, जो आप लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को लेकर के या डिफरेंट कैरेक्टर्स को, अगर यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो तो बस कंपैरिजन में वही होगा जो आपने अभी तक पढ़ा है। कहाँ कहाँ पर मेम्ब्रेन के प्रोटीन से इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली नॉर्मल डिफिजन में आपने नहीं लिखा है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफिजन में लिखा है। प्रोटीन का ये कैरेक्टर होता है कि वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करे और हाईली सिलेक्टिव हो। तो जहाँ पे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। देखो यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरा, जहाँ पे नॉर्मल आप फैसिलिटेटेड डिफिजन की बात करते हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, वहाँ मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने लिखा है प्रोटीन पंप्स,
और यहाँ पर नॉर्मल मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स कह देते हैं। जहाँ पे प्रोटीन्स इन्वॉल्व है वहीं पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी शो करेगा और वहीं पे जो है आपको स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी भी दिखाना है, यानी हाईली सेलेक्टिव होगा। तो जहाँ पे भी आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा है या आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिखा है, तीनों के लिए प्लस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। प्लस साइन का मतलब तीनों में जो दोनों टाइप के डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी शो करेगा और इसके साथ साथ जो है ये हाईली सेलेक्टिव भी होगा। इसके बाद अपहिल मूवमेंट केवल आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिखा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल मूवमेंट मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, तो ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हो गया केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और जहाँ भी अपहिल होगा वहाँ एटीपी का कंजप्शन होगा, इसे एटीपी के लिए भी प्लस साइन केवल आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दिखाया है। ठीक है, यही टेबल आपने समराइज करके टेबल के फॉर्म में इसको दे दिया है और इस टेबल पे बेस क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछे गए हैं। कब अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, कौन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करता है या हाईली सेलेक्टिव होगा, तो इनमें किसी भी पॉइंट से बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के अच्छे से करना, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सोच के आंसर करना है। हो सकता है एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगे, कोई बात नहीं, टाइम लगा दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स गड़बड़ हो रहे हैं और जब आपने फटाफट उसको निपटाने की कोशिश करी, गड़बड़ वहीं होगा, मार्क्स वहीं कम होंगे। ठीक है, चलो तो अब इसको जल्दी से नोट कर लो। किसमें? बिल्कुल होना जरूरी है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए भी ग्रेडियंट नहीं होगा तो मूव नहीं करेगा, ये तो केवल मूवमेंट को एक टनल की तरह स्पेस प्रोवाइड कर रहा है प्रोटीन। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के लिए सबसे पहले आपको टाइप ऑफ परमेबिलिटी पढ़ना है। परमेबिलिटी का टाइप क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहा कोई भी सेल है या मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, तो परमिएबल का मतलब होता है इट इज फ्रीली परमिएबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस वेदर इट मे बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जैसे आप मान लो कि अगर प्लांट में कहेंगे तो केवल सेल्यूलोजिक सेल वॉल है जो फ्रीली परमिएबल है। दूसरा जो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, ये सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब पहले ऐसे समझ लो, इम्परमिएबल क्या होता है? इम्परमिएबल होता है जो ना तो सॉल्यूट ना ही सॉल्वेंट को क्रॉस होने दे, तो इसको कहते हैं इम्परमिएबल है। जैसे यही सेल्यूलोजिक सेल वॉल थी जो परमिएबल है, लेकिन इसमें क्यूटिन और सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाए, यानी वो क्यूटिनाइज्ड हो जाए या सुबेराइज्ड हो जाए, ये दोनों ही फैटी सब्सटेंस है, तो वो वॉल क्या हो जाएगी, सभी सब्सटेंस के लिए इम्परमिएबल है। थर्ड इसमें आता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली बट नॉट सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लांट में ऐसा कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्लांट में जो है, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल लोगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक तो हाँ आप एक ले सकते हो, एग मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल है, प्लांट में नहीं, एनिमल सेल का एग मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है आपको एग्जांपल लेना है यहाँ पर एनिमल्स ब्लैडर। सेलोफेन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन है, ये भी सेमी परमिएबल है। ठीक है, तो सेलोफेन भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कह दिया तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में चला द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट along with some selected solutes, सारे सॉल्यूट्स इसमें क्रॉस नहीं कर सकते, उस सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ ही सेलेक्टेड सॉल्यूट ही क्रॉस हो सकते हैं, तो इसको कह देते हैं यहाँ पर ये सेलेक्टिव परमिएबल हो गई। प्लांट सेल में देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन है उसका टोनोप्लास्ट, ये सेलेक्टिव है, ये सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी क्रॉस होने देती है, तो यहाँ पे आप कह देते हैं ये क्या है, यहाँ पर सेलेक्टिव है। यानी अगर एग्जाम्पल लें कि आप मोशन की बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, दोनों गेट्स खुले हैं तो फ्रीली परमिएबल है, सारे बच्चे अंदर क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। अब अगर एक गेट बंद है और आईकट चेक होने लग जाए तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा परमिएबिलिटी या डिफ्यूजन कम हो जाएगा, परमिएबिलिटी कम हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि केवल स्टूडेंट्स को ही परमिशन मिल रही है, लेकिन बाहर के जो हैं वो जब तक वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे उनको परमिशन नहीं मिलेगी, हो सकता है कुछ लोगों को गेट पे भी रोक दिया जाए, तो इसे कहते हैं सेलेक्टिव। कुछ सेलेक्टिव लोग हैं जो अंदर पास हो सकते हैं, सारे नहीं, तो उनको सेलेक्टिव कह दो, है ना। और सेमी में आपको याद रखना है सॉल्वेंट को पास होने दे,
लेकिन सॉल्यूट्स को नहीं। इसे कहते हैं यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसी पे बेस आपको पढ़ना है ऑस्मोसिस। चलो जल्दी से नोट करो, आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी। टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी। चलिए परमेबिलिटी में आप इस तरह लिखिए, परमिएबल, पहले आपको परमिएबल की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल। चलो इम्परमेबल में लिखो, डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। पहले क्या लिखा है, परमेबल है ना, चलो परमेबल लिखो, अलाउ द मूवमेंट ऑफ, अलाउ द मूवमेंट ऑफ all the molecules, allow the movement of all the molecules। एग्जाम्पल लिखे सेल्यूलोजिक सेल वॉल, एग्जाम्पल लिखे सेल्यूलोजिक सेल वॉल। मतलब सेल के रिस्पेक्ट में कौन जो है किस तरह का नेचर शो करता है, वो परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सेमी है या सेलेक्टिव है। चलो सेकेंड लिखो, इम्परमिएबल में डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ, डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ any type of molecules, do not allow the movement of any type of molecules। एग्जाम्पल लिखिए क्यूटिनाइज्ड एंड सोवेराइज्ड सेल वॉल, क्यूटिनाइज्ड एंड सोवेराइज्ड सेल वॉल। सोवेराइज्ड सेल वॉल। नेक्स्ट लिखिए सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। इसमें लिखे अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली but not solute, allow the movement of solvent only but not solute। चलो एनाटॉमी, चलो इसमें देखो पहले सेमी परमेबल में लिखो allow the movement of solvent only but not solute। एग्जाम्पल लिखो एग मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस में आपको एग मेम्ब्रेन दी हुई है, ठीक है ना, लिखो एग मेम्ब्रेन, सेकेंड लिखो एनिमल्स ब्लैडर, एनिमल्स ब्लैडर, सेलोफेन, पार्चमेंट, ये सब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हैं एक्सेट्रा। सेलोफेन के बाद लिखा हुआ है पार्चमेंट, PARCH, पार्चमेंट एज अ मेम्ब्रेन इसको यूज किया जाता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है और इसको जो है आर्टिफिशियली यूज करते हैं, बट यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फॉर्म। तो पार्चमेंट लिखना है PARCHMENT, पार्चमेंट। लास्ट हेडिंग डालो सेलेक्टिव परमिएबल। अच्छा अगले लिखो इसमें सेलेक्टिव परमिएबल,
कोई बात नहीं, वो तो रोज का काम है, इधर सुन देख लो सब लोग। लिखो सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल में लिखिए allow the movement of solvent along with some selected solutes, इसमें एग्जाम्पल लिखिए सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट को ब्रैकेट में डालो, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन ब्रैकेट में डालो, अंडरलाइन करके नीट डाल दीजिए। चलो अब एक स्टेटमेंट सुनो, एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया है, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट आर टू इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ अ सेल। मतलब किसी सेल के अंदर या बाहर कौन से मॉलिक्यूल मूव करेंगे, इसको डिसाइड करता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, क्योंकि ये दोनों हाईली सेलेक्टिव है। तो ये सेलेक्ट करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल अंदर मूव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल बाहर मूव करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। लिखिए सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट are two important determinants for movement of molecules in and out of a cell, ये सबका कंप्लीट। चलो इसके बाद नेक्स्ट ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करोगे, ये भी तो डिफिजन है ना, लेकिन केवल और केवल सॉल्वेंट का डिफिजन है। मीन्स इट इज द डिफिजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल को ही यहाँ पर डिफरेंशियली परमिएबल भी कहते हैं। तो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि प्लांट में कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है तो एक्सपेरिमेंटली जो है हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही रखी जाती है, क्योंकि इसमें केवल मूवमेंट सॉल्वेंट का जो है चेक करना है, सॉल्यूट का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद दो ऑस्मोस्कोप, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है जो आपको यहाँ नोट करना है। एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप, यानी पोटैटो की पीलिंग को रिमूव कर दो। पीलिंग क्या है उसकी, कॉर्क है। हाँ वो तो हिंदी हुई ना, छिलका, मतलब पीलिंग का मतलब कॉर्क। कॉर्क की लेयर है, उसको बाहर हटा दो क्योंकि ये वाटर को एंटर नहीं होने देगा। तो ये कॉर्क की लेयर है, इसको रिमूव करने के बाद उस पोटैटो में कैविटी बना दी जाती है और उसके अंदर सुक्रोज सोल्यूशन फिल होगा। ठीक, और उसको वाटर फिल जो है यहाँ डिश में रख देते हैं। धीरे धीरे ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर एंटर कर जाएगा और उसका अंदर कैविटी में जो सुक्रोज सोल्यूशन फिल है उसका लेवल अप हो जाएगा। मतलब ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ऑस्मोसिस इसमें हो रही है। वैसे ही एक आपको थिसिल फनल का बनाना है। थिसिल फनल जो है उसमें आपको इन्वर्टेड रख करके और उसके एंड पोर्शन को एग मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं। उसमें भी सुक्रोज सोल्यूशन फिल करके उसको वाटर फिल्ड बीकर में ही रखेंगे और उसमें भी फनल में आप देखेंगे तो लेवल धीरे धीरे अपसाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी ऑस्मोटिक एंट्री होती है वाटर की और धीरे धीरे यही लेवल क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। यही डायग्राम आपको इसके बाद बनाना है। पहले ऑस्मोसिस लिखिए, एक डेफिनेशन लिखिए। इसमें लिखिए डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट through semi-permeable, diffusion of solvent through semi-permeable or selective permeable membrane, semi-permeable और selective permeable, ब्रैकेट में लिखना प्लांट, इन प्लांट्स सेलेक्टिव परमिएबल।
ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इम्प्लांट्स मेम्ब्रेन। चलो अब इसमें जल्दी से वो डायग्राम बना दीजिए। चलो यहाँ पे जल्दी से इस तरह बनाइए। ये इसमें डिश हो गई और इसके बाद इसमें आपको लिखना है पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर जो है यहाँ पर पील्ड ऑफ होगा, इसकी पीलिंग रिमूव हो जाती है, ठीक है। और इसमें आपको इसमें फिल करना है सुक्रोज सॉल्यूशन। यहाँ पे ए पॉइंट डाल दीजिएगा, ए पॉइंट है, और इसको वाटर फिल्ड डिश में रख देते हैं। अच्छा जरा बातें बंद करो आप। बातें करना शुरू कर रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो? डायग्राम को बनाओ ना। दिस इज पोटैटो ऑस्मोस्कोप और यहाँ पे थिशल फनल। यहाँ लिखना है सुक्रोज सॉल्यूशन, यहाँ लिखिएगा पोटैटो, और ये है यहाँ पे थिशल फनल। यहाँ पे लिख दीजिएगा एग मेम्ब्रेन। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। चलो अब सब लोग पहले इसको सुन लो, एकदम सही इसको बनाना, रॉन्ग मत करना। इसको सुनो पहले। सबसे पहले पोटैटो को पील्ड ऑफ करके उसके पीलिंग को रिमूव करके इसमें कैविटी बनाते हैं, और इस कैविटी के अंदर पिंक कलर से मैंने यहाँ शो किया है सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन हाफ फिल्ड है और उसकी लेबलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है कि ये ए लेवल तक है। अब सुन लो, यहाँ सुक्रोज सॉल्यूशन जो है इसको हाफ फिल कर देते हैं, और उसके बाद इसको वाटर फिल्ड जो है एक डिश है उसमें रख दिया जाता है, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा, इससे जो वाटर है वो अंदर ऑस्मोटिकली मूव करने लगेगा, और ये लेवल जो ए पे था
ये अब इंक्रीज होकर के कहाँ तक पहुँच गया, बी तक, मतलब इसमें ऑस्मोसिस शो हो रही है। सेकेंड में आपको थिशल फनल ये बना हुआ है। थिशल फनल एक वाटर फिल्ड बीकर में रखा गया, वहाँ पर थिशल फनल को इन्वर्टेड रखा गया और उसके एंड में एक मेम्ब्रेन को लगा दिया गया विच इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर भी सुक्रोज सोल्यूशन फिल्ड है। ठीक है, यहाँ भी इसको पॉइंट दे दिया गया ए। अब इसके बाद जब इसको वाटर फिल्ड बीकर में रखा गया तो वाटर की भी ऑस्मोटिक एंट्री इस तरह से स्टार्ट हो गई और ये लेवल जो है ए से कहाँ पहुँच गया, बी में पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी ऑस्मोसिस हो रही है। ये केवल ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। चलो आप ड्रॉ कर लो। पोटैटो ऑस्मोस्कोप आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया है बस, लेकिन नाम लिख दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है इसको। अच्छा, अब जरा बातें बंद करो, यहाँ सुन लो। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, एक में आपको सॉल्यूट पार्टिकल कम बनाना है और एक में ज्यादा। ठीक है, ये जो एरो शो कर रहा है ये वाटर का मूवमेंट शो कर रहा है कि ए से बी की ओर वाटर मूव करेगा। सेकेंडली यहाँ पे आप देखेंगे हाई वाटर पोटेंशियल यहाँ पर है, क्यों है इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये लिखना हाई वाटर पोटेंशियल यहाँ होगा, लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन यहाँ है, लेकिन हाई सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो होगा यहाँ पर। तो सॉल्यूट पोटेंशियल को यहाँ साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से। ठीक है, इसके बाद जो है एक कंडीशन आपको उसमें दी गई, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तब वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो आप एरो दोनों तरफ बनाएंगे इक्वल इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक इसमें अजम्पशन दिया हुआ है कि अज्यूम करो कि अगर ए में वाटर पोटेंशियल -2000 किलो पास्कल है और बी में जो है -1000 किलो पास्कल है, उस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट बी से ए की ओर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन आपको वही लिखनी है। अभी एक्सप्लेन करेंगे फिर आप पूछेगा कैसे होगा, अभी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
कंप्लीट? चलो अब सुन लो, यहाँ 2 चैम्बर्स दिए हुए हैं और दोनों चैम्बर्स का सेपरेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से है। ठीक है, एक चैम्बर में सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत कम बने हैं और एक में सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियसली चैम्बर ए का, क्योंकि सॉल्यूट कम है और वाटर का अमाउंट दोनों में सेम है। तो जहाँ पे सॉल्यूट यहाँ पे आ गए ना, इसके साथ साथ कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाउंडेड फॉर्म में आ जाते हैं, तो फ्री वाटर जो है वो कम रह जाता है। ठीक है, जब भी सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, भाई अगर मैंने कहा एक तरफ 1 लीटर वाटर है, दूसरी तरफ 1 लीटर वाटर है, ऑब्वियसली दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर है, सेम है। अगर एक में मैंने थोड़ा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया और एक में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है, उस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इस सेकेंड वाले का। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉल्यूट नहीं है और यहाँ सॉल्यूट के साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाउंडेड फॉर्म में आ गए, तो फ्री वाटर क्या हो गया, कम रह गया। इससे इसका आपने कह दिया कि यहाँ पर जो है वाटर पोटेंशियल कम हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको यहाँ बताना है, जहाँ सॉल्यूट कम है वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि उस सॉल्यूट के साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाउंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें जो है आपने इसीलिए लिखा हाई वाटर पोटेंशियल इस चैम्बर में होगा और लो वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली इस चैम्बर में होगा। अब नेक्स्ट है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट तो कम डिसॉल्व है ना इसमें, इससे जो है आपको बताना है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ए में कम है और बी में ज्यादा है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाए तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, इससे सॉल्यूट पोटेंशियल उसका ज्यादा है, बिकॉज सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन विद नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है? जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दोगे वो वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है, इससे इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर नेगेटिव में लिया, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में लिया जाता है, इससे हायर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका होगा, चैम्बर ए का होगा, और लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो चैम्बर बी का होगा। लेकिन सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई किधर होगा, बी में। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। ऐसे एग्जांपल समझो, मान लो ये ए है और इधर बी है, मैंने कहा 5 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के इधर है और करीब मान लो 10 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के इधर है। अगर एक तरफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल 5 है और एक तरफ 10 है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है। अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा कहना है तो ऑब्वियसली आपको इस साइड कहना होगा, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव में लिया जाता है, इससे सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव -5 हो गया, -10। इसमें से सॉल्यूट पोटेंशियल कौन सा ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली -5 हुआ ना, इससे आपने सॉल्यूट पोटेंशियल उधर ज्यादा लिखा है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम लिखा हुआ है। ठीक है, अब वाटर का मूवमेंट अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होगा। भाई अगर आपके टेबल पे कभी पानी पीते समय पानी गिर गया तो पानी तो आपने पी लिया, नजरें सामने रखी हैं, लेकिन बराबर लाइन बनाने में लगे रहते हो, पानी देखे कब तक आ रहा है, सामने देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं पानी चल रहा है, तब तक वाटर मूव करेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इससे ये वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको बताना है, जहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था उधर से वाटर का मूवमेंट बी चैम्बर की ओर हो गया, और ये मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तब वाटर का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में इक्वली होगा। इससे आपने एट इक्विलिब्रियम लिखा है, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर इक्वली है। ठीक है, ये मूवमेंट बराबर होगा, बट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी 0। कहीं भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, दोनों तरफ मूवमेंट क्या होंगे, बराबर। जब मूवमेंट एक तरफ ज्यादा नहीं है, इसको कहते हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको एक कंडीशन प्रोवाइडेड है कि मान लीजिए अगर ए में वाटर पोटेंशियल -2000 किलो पास्कल हो जाए और बी में यही वाटर पोटेंशियल -1000 किलो पास्कल है, तो किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बी का होगा ना। इससे मूवमेंट वाटर का बी से ए की ओर होगा। ये बात समझ में आ गई? ये ऑस्मोसिस के पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर, ये सबको समझ में आ गया? अब किसी का डाउट है तो हाथ खड़ा करो। हाँ, एक एक क्वेश्चन है, सब लोग बीच में मत बोलो, हो सकता है आपका भी वही क्वेश्चन हो, ध्यान सुनो। सॉल्यूट पोटेंशियल को नेगेटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है। एग्जाम्पल लो, अगर आपने प्योर सॉल्वेंट को यहाँ पे गिराया, पानी को गिराया, तो आसानी से फ्लो हो रहा है,
है ना, मूव कर रहा है जिधर वाटर नहीं था। अगर इसी में आपने थोड़ा सा सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, या लाइक रूह अफ़ज़ा की बात करो, उसको आपने, या स्क्वैश कोई भी होगा, उसको आपने गिराया, तो क्या वो इतनी स्पीडली मूव कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ वाटर पोटेंशियल अब कम हो चुका है। ठीक है, इससे आपको यहाँ पे देखना है, जब भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है ये वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है। दैट्स व्हाई सॉल्यूट पोटेंशियल विल ऑलवेज बी टेकन विद नेगेटिव साइन। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, वाटर पोटेंशियल तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू 0 ली गई है। क्या चीज यहाँ पे? सबसे नीचे ये वाला। अच्छा रुको, ये ऐसे होगा। चलो, ये जो मोमेंट है वाटर का अब B से A की ओर होगा। मैंने बाई डायरेक्शन लगाया था ना सिंबल, आपको B to A करना है। अगर इक्विलिब्रियम होगा तब तो दोनों तरफ लगाओगे, अभी मैंने इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही लिख दिया है, इससे आपको B to A करना है। चलो, अब मेरे ख्याल में किसी का कोई डाउट है नहीं, बाकी अजम्पशंस का तो कोई एंड नहीं है। चलो, अब इसमें अगर हम लोग ऑस्मोसिस को डिफाइन करें तो हम लोग ऑस्मोसिस को डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा डिफ्यूजन प्रेशर के बेसिस पर वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होना चाहिए, हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर या लोअर से हायर? हायर से लोअर। जब भी मैं, अब सब लोग सुन लो कैसे आपको सोचना है। देखो, डिफरेंट टर्म्स में आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने ही इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इसे यहाँ फ्लो चार्ट में बनाएंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो मैंने डिवीजन प्रेशर, जब मैंने पूछा कि डिवीजन प्रेशर में हायर से लोअर या लोअर से, खुशदिल भाई इधर देख लीजिए, ब्लैक क्या कहाँ घूम रहे हो इधर उधर। अब सुन लो, अब पर सब लोग देखने लग जाओ कौन है, आखिर कौन है। अब एक जो लगे रहो, मुन्ना भाई का डीन था ना, जब उसे गुस्सा आता था बहुत हंसी आती थी, अब मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो सुनो इधर, सब लोग सुन लो, जब भी मूवमेंट डिफ्यूजन प्रेशर के टर्म में पूछा जाए, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर इस तरफ मूवमेंट होगा। आपको सोचना कैसे है, आप सोचो प्योर सॉल्वेंट, उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्क्वैश जहाँ पे सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व है। ठीक है, आपको स्क्वैश का पता नहीं लगाना क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इतना मान लो। तो जो हाई डिवीजन प्रेशर है वहां से मूवमेंट हो गया लो डिवीजन प्रेशर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का डिवीजन प्रेशर ज्यादा है। ठीक, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करना हो, तो ऑब्वियसली वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होगा, और इसी वाटर पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल भी कहा गया। यानी एनसीईआरटी डिफाइन करती है व्हेन मूवमेंट ऑफ वाटर अकर फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल थ्रू सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी हाई वाटर पोटेंशियल से मूवमेंट क्या हो गया, लो वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल इज आल्सो कंसीडर्ड एज केमिकल पोटेंशियल। ठीक, चलो थर्ड पॉइंट सुनो, फ्री एनर्जी के टर्म में अगर डिफाइन करना हो या काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डिफाइन करना हो, तब वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी या हाई जो है फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी की ओर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक, तो हाई से लो। अब अगर आपसे पूछा जाए लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, या डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी अगर वाटर का मूवमेंट जो है आपसे वाटर पोटेंशियल में पूछा जाए तो भी हायर टू लोअर, अगर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे पूछा जाए, आपका हमेशा ये डाउट होता है कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर देखें, कभी हाई वाटर पोटेंशियल से लो देते हैं, कभी क्या कहते हैं लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो आपको हर जगह वाटर पोटेंशियल देखना है। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो वाटर का मूवमेंट डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इसमें अगर आपसे पूछा जाए वाटर का मूवमेंट डीपीडी या सक्शन प्रेशर के टर्म में देखा जाए, सक्शन प्रेशर मान लो, सक्शन प्रेशर डीपीडी को कहते हैं, तो ये मूवमेंट किधर से किधर होगा, लो से हाई। जिसका सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा वो लो सक्शन प्रेशर वाले से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं यहाँ वाटर गिर जाता है तो एक कॉटन क्लॉथ के कंपैरेटिवली स्पंज ज्यादा वाटर सक करेगा,
इनफैक्ट अगर स्पंज को जो है वो वेटेड क्लोथ के ऊपर भी लगा दो तो उससे भी वाटर को सक कर लेगा। क्यों? क्योंकि स्पंज का सक्शन प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, बस यही आपको बताना है कि लो सक्शन प्रेशर से हाई सक्शन प्रेशर की और वाटर का मूवमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड डीपीडी ऑल्सो। मुझे सुनाई दे रहा है। इसी को यहाँ पर डीपीडी कहा जाता है। तो आपको डीपीडी के टर्म में भी इसी तरह से डिफाइन करना है। ठीक है, चलो तो अब जल्दी से इस तरह से फ्लो चार्ट आपको फिर से बनाना है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और वाटर का मूवमेंट आपको दिखाना है किधर से किधर होगा। अब आपस में डिस्कस मत करो, यहाँ नोट करो, फिर जो डाउट हो वो बताना। This is semi-permeable membrane. Number 1, high chemical potential. एक मिनट, high chemical potential से वाटर का मूवमेंट लो केमिकल पोटेंशियल होगा। लो केमिकल पोटेंशियल which is also considered as high water potential से वाटर का मूवमेंट लो वाटर पोटेंशियल। बिल्कुल चुप रहो और इसको नोट कर लो, एकदम कोई डिस्कशन नहीं। नेक्स्ट, हाई डिफ्यूजन प्रेशर या हायर लिख देना, हायर डिफ्यूजन प्रेशर से वाटर का मूवमेंट लोअर की ओर होगा। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो इसको नोट कर लो। हायर फ्री एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से वाटर का मूवमेंट लोअर होगा। कंप्लीट करो भाई जल्दी। सबका ये कंप्लीट। नहीं, केमिकल पोटेंशियल अलग है, वाटर पोटेंशियल है। आपने सिंबल पहले लिख लिया है ना।
हाँ, इसीलिए मैंने एक तरफ वाटर पोटेंशियल भी लिखा है और एक तरफ केमिकल पोटेंशियल। हाँ, एक छोटा सा पेपर दो मुझे, बहुत ज़रा सा, एकदम छोटा सा, बिल्कुल छोटा, एकदम ज़रा सा। बस इतना, जल्दी से इसको नोट करो। अगर तुम लोगों को थोड़े से शोर से इतनी खुशी हो रही है तो पत्थर सर पे तोड़े जाए तो तुम लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। और क्या, इसमें शोर करने की क्या जरूरत है। चलो जल्दी इसको कंप्लीट करो और इसके जिस पॉइंट में आपको डाउट है पूछिए। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आप पूछिए। हाँ, सेकेंड वाला इसमें वाटर पोटेंशियल दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर पोटेंशियल को एज अ केमिकल पोटेंशियल टर्म, डीपीडी बाद में बताती हूँ, एक मिनट सुन लो कि केमिकल पोटेंशियल के लिए जो टर्म यूज हुआ है वो वाटर मतलब केमिकल पोटेंशियल है और इसी को यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है। डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डेफिशिएंसी इन डिफ्यूजन प्रेशर। किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे आप उसमें उसका डीपीडी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अगर डीपीडी ज्यादा है तो सक्शन प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इससे आपने डीपीडी को सक्शन प्रेशर लिखा, बाकी इसका डिटेल करना भी आगे है ना, डिटेल में आपको पढ़ना है इसमें। चलो नेक्स्ट, इसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करना है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू दैट प्रेशर विच इज नीडेड टू या नीडेड फॉर ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। अगर वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ना, उसको कहते हैं यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात समझ में आ गई? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? इट इज प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को चलो नेक्स्ट इधर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया जाता है CRT से। C है इसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और R है यहाँ पे गैस कांस्टेंट 0.08 डिग्री से आप शो करते हैं, एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये तो मेजर कर, इसको जो है यहाँ पर इस तरह कैलकुलेट किया जाता है CRT से। इसका मतलब ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है मेनली ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे, यानी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को CRT से यहाँ पे मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज, अगर मान लो सेम मोलर कंसंट्रेशन का एक नॉर्मल सोल्यूशन बनाया जाए, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाया जाए, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जबकि मोलर कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, इलेक्ट्रोलाइट का। एक इलेक्ट्रोलाइट जो है जिस डिग्री पे आयोनाइज हो जाता है उतना ही ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बात समझ में आ गई? इसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो आपने, मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में बोलूँगा, 10 मॉलिक्यूल्स जो है आपने नॉर्मल सोल्यूशन के लिए हैं सॉल्यूट के, और दूसरे सोल्यूशन में आपने 10 NaCl लिया है। तो अगर NaCl 10 NaCl जो है ये आयोनाइज होगा तो 10 जो है Na बनाएगा और 10 Cl बनाएगा, कंसंट्रेशन यहीं पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी जगह पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल टर्म भी यूज करते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल टर्म नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। ठीक है, एकदम आप अगर पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें स्टेटमेंट दिया होगा, नाउअडेज सॉलिड पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल टर्म्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बट टेकन विद नेगेटिव साइन।
और अभी लेटेस्ट बुक में आप देखोगे तो इसमें केवल आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, और दो इसका जो वैल्यू है वो सेम होगा। इधर देख लो, तो ऑस्मोटिक जो इसकी, अरे सीधे बैठ जाओ भाई, तुम्हें क्या लग रहा है तुम लेट गए हो तो नहीं दिख रहा है, सीधे बैठ जाओ, पीछे मत देखो, सीधे बैठ जाओ। हाँ चलो अब सुन लो नेक्स्ट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको आपको कैसे मेजर करना है ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको कुछ इसके टाइप्स पढ़ने हैं, एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस क्या होता है? एक्सऑस्मोसिस का मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स। जैसे ग्रेप्स को अगर शुगर सोल्यूशन में डालो तो वाटर लॉस होगा यहाँ से। और दूसरा अगर एंडोस्मोसिस कह रहे हैं तो हाँ, इनटेक ऑफ वाटर बाय द सेल्स। अगर सेल वाटर इनटेक करता हो तो इसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। जैसे आपने रेजिन्स को रखा है वाटर में, तो रेजिन्स या किशमिश जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसी में जो है आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी करना है। एक कंप्लीट आपको सोच के बताना है, कंप्लीट प्लांट है। इस प्लांट में अगर रूट स्टेम और लीव्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा और क्यों? लीव्स का ज्यादा क्यों होगा? हाथ खड़े करो फिर आंसर करो, ताकि मैं आपको उसका जो है क्रॉस बता सकूं कि ये जो रॉन्ग क्यों होगा। हाथ खड़े करो भाई, जिसको डिस्कस करना है एक को तो आंसर करना पड़ेगा ना, बैठे बैठे सब चिल्लाते हो, समझ में आता नहीं है। जल्दी हाथ खड़े करो। हाँ बताओ। ठीक है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती है रूट पे। यहाँ का तो बराबर कंज्यूम होता रहता है, लेकिन रूट में स्टोर होता है फूड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ नहीं, आंसर क्या है पहले तो रूट का ज्यादा होना चाहिए, ठीक। ये तो रॉन्ग है, बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? अभिषेक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा आंसर है अभिषेक ने। बैठ जाओ अभिषेक। क्योंकि लीफ ट्रांसपिरेशन करती हैं, ट्रांसपिरेशन से ज्यादा वाटर निकल जाता है, केवल सॉल्यूट बचता है, इससे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस कहा तो फोटोसिंथेसिस में बना फूड ये रूट की तरफ जाता है और वहाँ स्टोर होता है, इससे ये आप आंसर नहीं कहोगे। आपको कहना है लीफ का सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, देन उसके बाद स्टेम, देन उसके बाद रूट, और सबसे कम सॉइल का है। सॉइल के कंपैरेटिवली रूट का ज्यादा है, लेकिन रूट के कंपैरेटिवली हमेशा स्टेम का ज्यादा और इससे ज्यादा लीफ का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो अब ध्यान से। हाइड्रोफाइट सब लोग जानते हो, जीरोफाइट जानते हैं, इसके अलावा मेसोफाइट्स जानते हैं। मेसोफाइट्स नॉर्मल लैंड प्लांट्स को कहते हैं। और हेलोफाइट्स सब लोग जानते हो। हेलोफाइट्स दो तरह के, HALO हेलोफाइट्स है और एक HELO है। नहीं स्पेलिंग नहीं पूछ रही मैं, सुन लो। HALO हेलोफाइट्स का मतलब है सलाइन वाटर में पाए जाने वाले प्लांट, और हेलोफाइट HELO का मतलब होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर में पाए जाने वाले, गो टू हेल। समझ गए? चलो तो अब यहाँ जो है हेल का मतलब हायर, एक्सट्रीम हायर टेम्परेचर है। तो जब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या सन लविंग जो प्लांट्स होते हैं इनको कहा जाता है हेलोफाइट, HELO। और हेलोफाइट जो सलाइन कंडीशन में हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ सैलिनिटी के लिए बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे सलाइन कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट हैं, इन चारों प्लांट को कंपेयर किया जाए, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मेसोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, इनमें सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर का एक रिड्यूसिंग ऑर्डर क्या होगा? हाथ खड़े करिए। आपको इनका जो है ऑर्डर बताना है, इनका ऑर्डर क्या होगा और क्यों। आपको बताना है हेलोफाइट, दूसरा मेसोफाइट, थर्ड आपको जो है जीरोफाइट, और एक बताना है हाइड्रोफाइट्स। बता दिया, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, इन चारों को कंपेयर करना है और इनका रिड्यूसिंग ऑर्डर बताना है आपको क्या होगा जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। अंशु बताओ। सब लोग एकदम चुप हो जाओ और ये बताओ ये करेक्ट है या नहीं है। क्या ये सही है? सबसे पहले उनका सबसे ज्यादा हेलोफाइट्स का है, देन जीरोफाइट्स का है, देन मेसोफाइट्स का है और देन हाइड्रोफाइट्स का। क्या ये सही है? क्यों सही है नेक्स्ट आपको बताना है।
बैठ जाओ। नेक्स्ट आपको बताना है क्यों सही है। सीधी सी बात है, अगर कोई प्लांट वाटर में प्रेजेंट है, बताइए, अगर कोई प्लांट वाटर में प्रेजेंट है तो हल्का सा भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लेगा, वाटर से पानी वाटर से एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वाटर बॉडी से जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि हल्का सी तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। अब नॉर्मल लैंड प्लांट की बात करो, विच इज कॉल्ड मेसोफाइट्स, वहां पे सॉइल सोल्यूशन के फॉर्म में वाटर है, तो इसको थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा कि इसके अंदर कंपैरेटिवली वाटर कम हो जाए, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ज़ीरोफाइट जो वाटर डिफिशिएंट एरिया में है, मतलब ये और ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करे, यानी और ज़्यादा सोल्यूट जो है डेवलप करे, ताकि यहाँ पानी कम हो जाए और वो ज़ीरोफाइट जो है वो सॉइल से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। और सबसे लास्ट में आता है हेलोफाइट्स, वहाँ तो सैलिनिटी एक्सट्रीम है, इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि इसको और ज़्यादा अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ तो तिलों से तेल निकालने वाली बात हो गई, है ना, यहाँ तो और भी ज़्यादा सॉल्ट है, तो उसको अपने अंदर और ज़्यादा सॉल्ट डेवलप करना पड़ेगा, तब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। आप किसी भी पर्सन से अगर पैसे लेते हैं तो वो उस पर्सन के पास जो है आपसे ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तभी वो आपको देगा। और या फिर किसी बेगर से भी पैसा लेना है तो उससे भी ज़्यादा बेगर बन जाओ। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसे भी तुम्हारे ऊपर तरस आ जाएगा, है ना, वो पैसे वहाँ से लूज हो सकते हैं, कौन लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा जो है किसी के पास पैसे हो, कम हो, और आप लोग जो है उनसे आपके पास ज़्यादा है कंपेटिटिवली जॉब मांग लें और पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। यानी आपको अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, तब भी जो है चांसेस हैं कि आपको वो मनी अवेलेबल ना हो पाए, उससे आप ना ले पाओ मनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेडियंट होना जरूरी है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, वाटर को देखना है कि कहाँ से प्लांट को उस वाटर को एब्जॉर्ब करना है। क्या उस प्लांट के कंपेरेटिवली उसके पास वाटर ज़्यादा है? नहीं है तो अपने अंदर वो सिचुएशन डेवलप कर लो कि उससे भी कम वाटर हो जाए, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए यहाँ पर आपको हेलोफाइट में मैक्सिमम, देन ज़ीरोफाइट, देन मेसोफाइट्स और देन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर रिक्वायर्ड for osmotic entry of water. Pressure required for osmotic entry of water नेक्स्ट देखो OP इज इक्वल टू CRT। OP यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, इज इक्वल टू CRT। C is molar concentration of solute. C is molar concentration of solute. R is gas constant. And T is absolute temperature. T is absolute temperature. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, osmotic potential term. Osmotic potential term is also used. Osmotic potential term is also used in place of osmotic pressure. Osmotic pressure, but taken with negative sign. But taken with negative sign. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, हो गया, एक सेकेंड तो कंप्लीट, सबका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। Osmotic pressure of an electrolyte solution will always be higher than normal solution of same concentration
then normal solution of same concentration by the degree of its ionization constant. By the degree of its ionization constant. Ionization constant. ये पॉइंट समझ में आ गया भाई। जिस डिग्री पे वो आयनाइज हो जाए वही आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना, तो जितना ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स लिख दीजिए ऐसे, और इसमें लिखिए एक्स ऑस्मोसिस। किसी सेल की एक्स ऑस्मोसिस हो रही हो तो सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, हाइपरटोनिक, है ना। चलो एक्स ऑस्मोसिस लिखिए, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, रुको, हाँ आप सुनो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स। एग्जाम्पल लिखिए, ग्रेप्स इन शुगर सोल्यूशन, ग्रेप्स, अंगूर इन शुगर सोल्यूशन। मैं ग्रेप्स बोली हूँ तभी अगल बगल पूछ रहे हो। नेक्स्ट देखो एंडोस्मोसिस, चलो लिखो एंडोस्मोसिस, intake of water, intake of water by the cells। intake of water by the cells। एग्जाम्पल लिखो, रेजिन्स इन वाटर, स्पेलिंग देख लो, रेजिन्स इन वाटर, रेजिन्स इन वाटर। चलो यहाँ तक सबका कंप्लीट। चलो नेक्स्ट इसमें ऑर्डर लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ मैक्सिमम लिखिए, तक सबका कंप्लीट हो गया। अब किसी को कोई भी टाइप का डाउट है जो आप पूछिए, इसमें ऑस्मोसिस से रिलेटेड जो भी डाउट है इसको पूछो। चलो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑस्मोसिस जाकर के एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखो, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जब भी हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कहते हैं।
तो इसमें जो है हाइपरटोनिक का मतलब हाईली कंसंट्रेटेड है, हाइपोटोनिक का मतलब लेस कंसंट्रेटेड है। किसके रिस्पेक्ट में? सेल के रिस्पेक्ट में। और अगर आइसोटोनिक कहते हैं मतलब सेल सैप और उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, फटाफट उसमें जल्दी से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाओ। हेडिंग है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। एकदम चुपचाप रहो और जल्दी से ये डायग्राम बना लो। पहले 3 डायग्राम से फटाफट बना लो। यहाँ पे डायग्राम बनाने में ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी सेल फर्स्ट में बनेगी, सबसे छोटा सेल का साइज यहाँ बनाना है और मीडियम साइज जो है वो आपको इधर बनाना है। सब लोग इधर सुनो, पहले चुप हो जाओ। 3 टाइप के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सेल के रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन देखना है। अगर सेल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो तो इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला है। और अगर सेल के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एज इन सेकेंड डायग्राम, तो आपको कहना है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और थर्ड वाला है, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सैप के कंसंट्रेशन के बराबर हो तो सॉल्यूशन क्या होगा? आइसोटोनिक। ठीक है, अगर जब भी सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है तो यहाँ पर सेल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर सेल का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के कंपैरेटिवली कम है या फिर ज़्यादा है, मान लो ज़्यादा है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि बाहर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। कम कंसंट्रेशन का मतलब होता है लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट। तो अगर यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सेल वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। लेकिन अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वाटर अंदर से बाहर मूव कर जाएगा और सेल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर साइज आपने कम दिखाया है। लेकिन अगर इक्वल कंसंट्रेशन है
देखो जब भी कंसंट्रेशन की बात की जाए, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो इसका मतलब सेल का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सोस्मोसिस होगी। और अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, लेस कंसंट्रेटेड, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सेल का जो प्रीवियस वॉल्यूम था वैसा ही वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ मूवमेंट इक्वल होगा और नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जीरो होगा। यहाँ पे थर्ड में लिख लो, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी जीरो। और डीपीडी नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो।